वेलकम टू यूनिफाइड जंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम UFC 281 की उस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये पीपल्स मेन इवेंट है। वैसे ऑनेस्टली मेरा भी मानना है कि ये पीपल्स मेन इवेंट है। वैसे तो मेरा इंटरेस्ट फ्रैंकी एडगर वाली फाइट में भी है, इसलिए नहीं क्योंकि वो फाइट कॉम्पिटिटिव होने वाली है या कुछ और होने वाली है, पर मेरा मानना है कि फ्रैंकी एडगर के अगर आखिरी फाइट है तो हमें देखनी चाहिए। और अगर आपको मेन इवेंट, को मेन इवेंट और ये वाली जो चैंडलर और पोरियो वाली फाइट है, इसके अलावा कोई फाइट देखनी है तो आप फ्रैंकी एडगर वाली फाइट देखेगा। और हो सकता है कि फ्रैंकी एडगर को उसके बाद स्पीच देने का मौका मिले तो वो भी ज़रूर देखेगा। अभी हम एनालिसिस करेंगे माइकल चैंडलर वर्सेस डस्टिन पोरिया का। इस सारे एनालिसिस में मैं काफ़ी सारे मेहनत करता हूँ, तो उम्मीद है कि आप एंड तक देखेंगे और हो सके तो शेयर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए। अब बात करते हैं माइकल चैंडलर वर्सेस डस्टिन पोरिया की UFC 281 में। हम सबसे पहले बात करेंगे मेंटालिटी की, फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक्चुअली मतलब मेन और को मेन इवेंट, ठीक है, को मेन इवेंट के बारे में मैं कल ही बात कर चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, कार्ला स्पर्जा वाला। और फ्रैंकी एडगर के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप फ्रैंकी एडगर सिर्फ के फैन है तो जाके देखेगा ज़रूर। पर इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये इवेंट बहुत रेलेवेंट है लाइट वेट डिवीज़न के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट वेट डिवीज़न के इसलिए क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 कंटेंडर आएगा, और फिर एक बार बेनिल दरियुस के मुंह से वो होता है ना कहावत, हाथ को आया मुंह न लगा, एक बार फिर से बेनिल दरियुस के साथ वही होगा कि हाथ को आया और मुंह न लगा, और पोरिया या फिर चैंडलर को नंबर 1 कंटेंडर बनाया जा सकता है और इसके चांसेस हैं। पर मैं ये इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई और कारण है। हिस्टोरिकल बात करेंगे कि हिस्टोरिकली ये क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि दोनों फाइटर्स की मेंटालिटी क्या है। तीसरी बारी हम बात करेंगे कि इन दोनों के स्किल्स क्या है, और एंड में मैं आपको अपना प्रिडिक्शन दूंगा। प्रिडिक्शन सिर्फ इन्फॉर्म्ड गैस होता है, यहाँ पे फाइटर लड़ते हैं पेपर नहीं, और ना ही मेरे जैसे एनालिस्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये इवेंट हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, आज से 2 साल पहले, अभी तो बैंटम वेट सबसे टफेस्ट डिवीजन माना जाता है UFC में, बट आज से 2 साल पहले और शायद 1 साल पहले भी लगातार 4-5 साल के लिए सबसे टफेस्ट डिवीजन जो था वो था आपका लाइट वेट डिवीजन। यहाँ पे हबीब था, यहाँ पे डस्टिन पोरिये था, यहाँ पे जस्टिन गेची था, यहाँ पे डैन होकर भी उस समय काफ़ी ऊपर था, यहाँ पे टोनी फर्ग्यूसन अपने पीक पे था। ये सारे लोग इस समय यहीं थे, इसलिए इस डिवीजन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। बट एक एक करके हबीब चला गया, टोनी फर्ग्यूसन का फॉर्म चला गया, डस्टिन पोरिये 2 बार फाइट कर चुका है टाइटल के लिए, दोनों बार हार चुका है। जस्टिन गेची 2 बार फाइट कर चुका है टाइटल के लिए, दोनों बार हार चुका है। और अगर इस बार डस्टिन पोरिये हारता है तो मेरे ख्याल से कभी जिंदगी में उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। चैंडलर को भी ऑलरेडी एक चांस मिल चुका है, अगर वो यहाँ हारता है दोबारा चांस नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो जनरेशन है डस्टिन पोरिये, गेची, चैंडलर की, ये जनरेशन का आखिरी फाइट है। इस्लाम अगली जनरेशन का है, या इन्हीं की जनरेशन का आपका चार्ल्स ओलिवेरा भी है, वो भी इन्हीं के साथ है। तो ये मेरे ख्याल से इस जनरेशन का लगभग आखिरी मौका है टाइटल की फाइट करने का। बाकी फिर जो नई जनरेशन आ रही है आपका इस्लाम है, दरियुश है, उसके अलावा गैमरॉट है, उसके अलावा और भी है सर, यू कैन बहुत से नए फाइटर आ रहे हैं जो इस डिवीजन में आगे जाके तहलका मचाएंगे। बट इस जनरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। अब बात करते हैं आगे मेंटालिटी की। मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों जो फाइटर हैं ये सेरिब्रल फाइटर हैं। सॉरी, एक तरफ सेरिब्रल फाइटर है और दूसरी तरफ इमोशनल फाइटर है। और एक्चुअली दोनों के दोनों फाइटर में इंटरेस्टिंग बात यह है कि समय समय पर दोनों ने यह साबित किया है कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। डस्टिन पोरिये जहां 2 बार टाइटल के लिए फाइट कर चुका है, इंटरिम फाइटर टाइटल जीत चुका है, वहीं चैंडलर 3 बार का बेllator चैंपियन है। और गलतफहमी में मत रहना कि UFC में सबसे बेहतरीन होता है, ठीक है। चैंडलर हेंडरसन को भी हरा चुका है, बेंसन हेंडरसन को भी हरा चुका है, और आपके एडी ऑल्वेरेस को भी हरा चुका है जो चैंपियन रह चुके हैं पहले, ठीक है। और अभी टोनी फर्ग्यूसन को हराया है जो इंटरिम चैंपियन रह चुका है। यानी कि UFC के 3 चैंपियन को हरा चुका है, तो कमजोर कड़ी नहीं है वो। दोनों ही खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेंटालिटी की। पहले माइकल चैंडलर की मेंटालिटी की बात करते हैं। देखिए, माइकल चैंडलर की 2 अलग अलग पर्सोना है, एक ऑक्टागन के बाहर
और एक ऑक्टागन के अंदर। ऑक्टागन के बाहर माइकल चैंडलर बहुत ही इंटेलिजेंट है, वेल स्पोकन है और सब कुछ है, ऐसा लगता है कि ये आदमी दिमाग से काम करता है। वहीं ऑक्टागन के अंदर माइकल जो होता है ना, एक आपने आप में से जो लोग कुत्ते पाले होंगे ना, तो रॉटवाइलर जो होता है, रॉटवाइलर बहुत खतरनाक होता है, बट अपने मालिक के प्रति खतरनाक वफादार होता है। वैसे हमारे पास लेब्राडोर है, राइट? वो भी अगर आप आपका उसको लगता है ना कि आप उसकी किसी भी चीज़ से खुश हो रहे हो, तो वो चीज़ वो बार बार करती है, बेच है। यानी कि कुत्ते को अपने मालिक को जो खुश करने का जो आदत होती है ना, वो बहुत मतलब उसको सब कुछ देती है दुनिया में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुत्ते जो है ना, इंसान से कई गुना बेहतर है। बट प्रॉब्लम यह है कि मैं माइकल चैंडलर के बारे में भी यही विचार रखता हूँ। माइकल चैंडलर या तो ऑडियंस को खुश रखना चाहता है, डेना वाइट को खुश रखना चाहता है, यूएफसी को खुश रखना चाहता है। इसीलिए वो वैसी फाइट करता है जैसी जैसी फाइट इनको सेटिस्फेक्शन देगी, ना कि माइकल के कैरेक्टर वो कैरियर को आगे बढ़ाएगी। जस्टिन गेची वाली फाइट मैं आपको बता रहा हूँ, माइकल चैंडलर जीत सकता था अगर वो रेसलिंग पे जोर देता। तो जैसे ही उसने रेसलिंग पे जोर दिया तो कमजोरी दिखाई दी जस्टिन गेची पे, थोड़ा सा भी। पर तब तक फाइट हाथ से निकल चुकी थी, माइकल चैंडलर वो फाइट जीत सकता था, बट पब्लिक को खुश करने के लिए ये क्या, इसके बाद जो मतलब जैसे ना, मैं ये बात मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, फाइट के बाद माइकल चैंडलर हारने के बाद भी ये बोलता है, आरंट यू एंटरटेन? आई अंडरस्टैंड कि ये इंटरटेनिंग गेम है, ये फाइट गेम नहीं है, फाइट बिजनेस है, बट यार आपका अगर एम चैंपियन बनने का है ना, तो स्ट्रेटेजी देखिए, सफल और असफल आदमी में टैलेंट का कोई फर्क नहीं होता है। सफल और असफल आदमी में टैलेंट प्लस डिसिप्लिन और पेशेंस का फर्क होता है, और यही फर्क डस्टिन पोरिये और माइकल चैंडलर में है। माइकल चैंडलर सबको खुश रखना चाहता है, यूएफसी को और ऑडियंस को। इस खुशी के रखने के साथ क्या होगा कि माइकल चैंडलर डेना वाइट को तो खुश कर लेगा और पब्लिक को भी खुश कर लेगा, पर चैंपियन नहीं बन पाएगा। बट यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है। माइकल चैंडलर की जो डील थी वो अगली फाइट के साथ खत्म होने वाली थी यूएफसी में। अभी अभी माइकल चैंडलर ने 1-1.5 महीने पहले एक नई डील साइन की है, और नई डील 8 फाइट की है। 8 फाइट की डील वो फाइटर क्यों साइन करेगा जिसको सिर्फ दुनिया को एंटरटेन करना है? मेरा मानना है कि 8 फाइट की डील माइकल चैंडलर ने चैंपियन बनने के इरादे से फाइल की है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वेल्टरवेट का हो, ठीक है, मतलब साइन की है। अब मेरा मानना है कि इस कंपटीशन में चांसेस हैं कि माइकल चैंडलर दिमाग से काम ले, और अगर लेता है तो बहुत दिक्कतें पड़ जाएगा डस्टिन पोरिये। माइकल चैंडलर 3 बार का बेllator चैंपियन है। अगर कोई बोलता है ना कि कोई इतने टाइम का बेllator चैंपियन है, उतने टाइम का बेllator चैंपियन है, तो उसमें एक और बात है कि अगर आप 3 बार बेllator चैंपियन बने हो, इसका मतलब है कि आप 3 बार हारे भी हो। जैसे कि हबीब सिर्फ एक बार का चैंपियन है, आपका जीएसपी सिर्फ 3 बार का चैंपियन है, बट एक बार जो है वो अलग डिवीजन में, और एक बार वो जीत के रिटायर हुआ था ऑन द विनिंग स्ट्रीक। तो देयर इज अ डिफरेंस। अब बात करते हैं डस्टिन पोरिये की मेंटालिटी की। डस्टिन पोरिये जो होता है ना, परफेक्ट प्रोफेशनल, यानी कि आपका घर पे भी मूड खराब है, फिर भी बॉस का फोन आता है तो आप बिल्कुल इज्जत से बात करते हैं, या फिर घर का गुस्सा ऑफिस में नहीं निकालते हैं, या ऑफिस का गुस्सा घर पे नहीं निकालते हैं। दैट्स कॉल्ड परफेक्ट प्रोफेशनल। यानी कि जिस भी रोल में है वो उसको परफेक्ट तरीके से निभाता है। डस्टिन पोरिये परफेक्ट प्रोफेशनल है, वो कूल है, काम है, कैलकुलेटेड है। वो फाइट में इमोशनल नहीं होता है, वो बीच में चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर गेची चैंडलर की फाइट वाला चैंडलर आएगा ना, तो वो आराम आराम से हराएगा उस आदमी को, क्योंकि उसको हराने के लिए सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है, स्किल्स तो चैंडलर के पास है। पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पिछली फाइट में नोटिस की। पिछली फाइट डस्टिन पोरिये की चार्ल्स ओलिवेरा के साथ थी। जब चार्ल्स ओलिवेरा ग्राउंड पे लेके जाता है तो डस्टिन पोरिये जो है अपना जो गार्ड है वो भी ओपन नहीं करता, यानी कि डस्टिन पोरिये ऊपर आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। मेरा मानना है, गारंटी मैं आपको देता हूं कि ऐसा डस्टिन पोरिये पहले नहीं था। डस्टिन पोरिये पूरे समय जीतने की कोशिश करता था। मेरा मानना है कि डस्टिन पोरिये अभी सिर्फ फाइट पैसे के लिए कर रहा है, और जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में फाइट बची है उनका ऑब्लिगेशन के लिए कर रहा है। डस्टिन पोरिये में जो भूख थी ना, वो खत्म हो चुकी है पिछली हार के साथ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हम जहाँ तक जो भी काम करने में मन लगता है तब तक काम करते हैं, और जब मन नहीं लगता तो काम नहीं करना चाहिए।
डस्टिन पोरिया का काम खत्म हो गया है, मन लगना खत्म हो गया है, पर अभी वो फाइट कर रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए कुछ चीज़ों के लिए। और अच्छी बात है, फाइटर का कैरियर बहुत लिमिटेड होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं ताकि आप बाकी की ज़िंदगी में उपयोग कर सकें। तो इकलौती प्रॉब्लम है कि मेरे को मोटिवेशन की बहुत कमी लगती है। अब स्किल्स की बात कर लेते हैं। सॉरी भाई, लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करके लाता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको, मेरा मानना है कि देखिए, मैंने बचपन में इंग्लिश कैसे सीखी, WWF देख के और इंग्लिश की कमेंट्री देख के। तो मेरे को ऑल ऑफ अ सडन लगता था, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं जानता था ना उस समय अच्छे से, तो हिंदी मीडियम का हूँ मैं, तो मैं इंग्लिश सीखता था इन चीज़ों से। तो मेरे को लगता था कि इंग्लिश का कमेंटेटर बहुत इंटेलिजेंट होता है। बाद में पता चला कि इंग्लिश वाले भी चूतिए हैं और इंडिया वाले, हिंदी वाले तो चूतिए हैं ही हैं, यानी कि बराबर के हैं, बस ये हिंदी में चूतिया है, वो अंग्रेजी में चूतिया है। ठीक है, कहने का मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड है। पर जब मैं MMA के इंडियन चैनल देखता हूँ ना, हिंदी चैनल देखता हूँ, तो मुझे लेवल अलग ही नज़र आता है कि इंग्लिश के, इवन थोड़ी बहुत फ्रेंच बोल लेता हूँ, इवन फ्रेंच, जबकि फ्रांस में इतना पॉपुलर नहीं है स्पोर्ट, फिर भी जो दूसरे चैनल, दूसरी भाषाओं के चैनल हैं, उनका लेवल ये है और इंडिया का लेवल ये है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं इतना तो नहीं ला सकता, बट ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके नॉलेज का लेवल बढ़े, और किसी चीज़ का तो मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो अब स्किल्स की बात करते हैं। जहाँ तक स्किल्स की बात है, पहले डस्टिन की बात कर लेते हैं। डस्टिन बेहतरीन डिफेंसिव रेसलर है, और ये बात उसके काम आएगी अगर माइकल चैंडलर अपना मूड चेंज करता है और रेसलिंग करता है। तो स्ट्राइकर डस्टिन पोरिये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन UFC है, सिर्फ इस डिवीजन में नहीं, UFC में, क्योंकि डस्टिन का बैकग्राउंड बॉक्सिंग का बैकग्राउंड है। ठीक है, तो बॉक्सिंग की जो स्ट्राइकिंग होती है ना, वो थोड़ा, मतलब कहने का मतलब आपका बेस ही स्ट्राइकिंग है। तो डस्टिन पोरिया की स्ट्राइकिंग के कोई डाउट नहीं है, चैंडलर से बेहतर स्ट्राइकिंग है। ना सिर्फ डस्टिन पोरिया के पास स्ट्राइकिंग बेहतर है, बल्कि उसका जो कॉम्बिनेशन है ना इनसाइड लेग किक का, वो बहुत बेहतरीन है। डस्टिन के पास एक्चुअली नॉकआउट पावर है। और हाँ, इनसाइड लेग किक के बारे में एक बार और बता दूं, देखिए, वैसे चैंडलर का बैकग्राउंड कराटे बैकग्राउंड नहीं है, बट उसका जो स्टांस है ना, जो पैरों का स्टांस है, वो थोड़ा यूं रहता है, यानी कि एक पैर लेफ्ट में आ गया अगर ऑर्थोडॉक्स है तो, और दूसरा पैर पीछे, यानी कि गैप बहुत रहता है। इस गैप को डस्टिन पोरिया अपने किक से बहुत गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है, मतलब ऐसे कि बिल्कुल, मतलब फेल करते डस्टिन, मतलब चैंडलर की सारी स्ट्रेटेजी को। इसीलिए ये हो सकता है कि स्ट्राइकिंग में चैंडलर इतना पिछड़ जाए कि उसको रेसलिंग करनी पड़े। ठीक है, जहाँ तक ग्राउंड की बात है, मैंने बता दिया आपको डिफेंसिव रेसलर है, पर अगर ग्राउंड में भी चला जाता तो डस्टिन पोरिया का आपका क्या कहते हैं उसको, डस्टिन पोरिया का ऑन द ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड से टॉप की ओर जो जुजित्सु है वो बैड नहीं है, और तो और जस्टिन पोरिया के पास गेम के सबसे बेहतरीन गिलोटिन में से एक है। हबीब उस गिलोटिन से बाहर निकल गया, और कोई होता तो नहीं निकल पाता। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, डस्टिन के पास टॉप लेवल का एक्सपीरियंस, ये बात अलग है कि टॉप लेवल पे हारने का एक्सपीरियंस है चैंपियनशिप फाइट, बट है एक्सपीरियंस नॉन दिलेस, बहुत सारी 5 राउंड की फाइट का एक्सपीरियंस है। वैसे अगर ये फाइट 5 राउंड की होती ना, तो मेरा मानना है कि डस्टिन पोरिया जीतता, और इस कॉम्पिटिशन में चैंडलर इसलिए है क्योंकि ये फाइट 3 राउंड की है। मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है, एक और बात है एक्सपीरियंस में कि डस्टिन पोरिया का फाइट IQ बहुत शानदार है। फॉर डस्टिन पोरिया बीच फाइट में अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है, एडवर्सिटी आती है तो उसको अडॉप्ट कर सकता है। डस्टिन पोरिया एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकता है। ठीक है, अब इशू आते हैं 2। इशू पहला है मोटिवेशन का, जैसे मैंने आपको मेंटालिटी में बताया, और दूसरा इशू जो डस्टिन पोरिया में है, वो इशू है आपकी कैसे कहूँ, स्लो स्टार्ट का। डस्टिन पोरिया क्या होता है कि स्टार्ट लेने में थोड़ा टाइम लगता है। कारण ऐसा नहीं है कि डस्टिन पोरिया बैड फाइटर है, कारण ये है कि डस्टिन पोरिया पिछले 3 साल से मेन इवेंट है, या तो मेन इवेंट है या तो को मेन इवेंट है। तो क्या हो रहा है कि वो 5 राउंड की फाइट कर रहा है। 5 राउंड की फाइट के लिए अपने आप को स्पेस करना होता है, और वो उसकी आदत होगी, वो स्लो स्टार्ट करता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये दिक्कत क्यों कर सकती है उसके लिए आगे। अब चैंडलर की बात करते हैं। चैंडलर बेहतरीन डिफेंसिव और ऑफेंसिव रेसलर है। चैंडलर के पास गेम की सबसे बेहतरीन MMA की रेसलिंग है, बट वो उसका यूज नहीं करता है। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, चैंडलर के पास
मतलब टेक्निकली वो पोरिये जैसा नहीं है, बट चैंडलर के पास डेयरिंग है, वो आपकी रेंज के अंदर रिस्क, वो एक पंच मारने के लिए दो पंच खाने को तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि उसका एक पंच उसके सामने वाले के 10 पंच के बराबर है। चैंडलर में गजब का पावर है, लिटरल नॉकआउट पावर जिसको कहते हैं, वन पंच एंड नॉकआउट, वैसा पावर है। और चैंडलर ऐसा आता है जैसे कि अपने को कभी कभी पॉटी लगी होती है ना, और ऐसा लगता है कि अपने और टॉयलेट के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब हट जाएं और अपन सीधा वहाँ जाए। तो चैंडलर ऐसा आता है पहले राउंड में कि जैसे उसको पॉटी लगी हुई हो, जब फट से फाइट खत्म करके वापस पॉटी करने जाना है। ठीक है, एनीवेज, मतलब समझ रहे हैं ना कितने तेजी से आता है। जहाँ तक जुजित्सु की बात है, चैंडलर का जुजित्सु डस्टिन पोरिये से बेहतर है। मैं रेसलिंग में डस्टिन पोरिये किसी भी लेवल पे चैंडलर के सामने नहीं टिकता है। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, चैंडलर के पास भी टॉप लेवल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उसकी फाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कमी है चैंडलर में वो ये है कि आप या तो फाइट जीतने की कोशिश करते हो या ऑडियंस को खुश करने की कोशिश करते हो, और चैंडलर जो है ऑडियंस को खुश करने के चुनाव करता है, पर अगर वो फाइट जीतने की कोशिश करे तो दिक्कत में पड़ जाएगा डस्टिन पोरिये। अब एक और कमी, मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल ऐसा बहुत तेज़ी से आता है फर्स्ट राउंड में ही पहले। तो ये जो तेज़ी है ना, ये एक तरफ चैंडलर को बहुत मजबूत बनाती है कि पोरिये स्लो है, चैंडलर बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो चैंडलर के जीतने के चांसेस पहले राउंड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बट अगर पहला राउंड आपका सरवाइव कर लेता है डस्टिन पोरिये, तो जैसे जैसे राउंड ऊपर जाता है चैंडलर गैस करने लग जाता है। अरे जो गैस करना है ना, मतलब कम होती जाती है इसकी गैस, तो वो दिक्कत करेगा चैंडलर को लेटर राउंड में। बट फिर भी ये फाइट सिर्फ 3 राउंड की है, तो मेरा मानना है इतना तो गैस टैंक में होगा कि 3 राउंड फुल स्पीड में जा सके चैंडलर। ठीक है, फाइट आईक्यू चैंडलर का शेट आईक्यू है, इसका फाइट आईक्यू सीरियसली शेट है, ऐसा लगता ही नहीं कि दिमाग से काम ले रहा है। ठीक है, चैंपियन है क्योंकि इसके पास टैलेंट में चैंडलर डस्टिन पोरिये से बहुत ज़्यादा आगे है, पर डस्टिन पोरिये से पीछे फाइट आईक्यू में है, इसीलिए डस्टिन पोरिये, अगर मोटिवेशन डस्टिन पोरिये में हो तो ये फाइट डस्टिन पोरिये को जीतनी चाहिए। बट मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये फाइट माइकल चैंडलर जीतने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि 8 फाइट साइन की है तो कुछ ना कुछ प्लान होगा, और चैंडलर और डस्टिन पोरिये की मोटिवेशन मेरे को वहाँ नहीं दिखाई देती है जहाँ पहले थी। मेरा दिल कहता है चैंडलर जीतेगा, मेरा दिमाग कहता है चैंडलर जीतेगा, मेरा पास पैसा होता तो मैं चैंडलर पे ही लगाता। आप बताइए आपको क्या लगता है। देखिए, आप ना एनालिसिस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेडिक्शन है ना ये सिर्फ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कई लोग इसकी डिमांड करते हैं। मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया, अब आप अपना डिसीजन लीजिएगा, है ना। हमेशा अपनी सोच को आगे रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ, अगला वीडियो आपका मेन इवेंट का होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। यह था इंडियन फाइट जंकी, टेक केयर।